गंडापुर ने धमकी दी है कि मैं अब आईएमएफ से शिकायत लगाऊंगा पाकिस्तान की। और ये धमकी क्या है ये हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और साथ इमरान खान साहब ने ये कहा है कि अगर मामलात को सेटल ना किया गया तो पाकिस्तान का वही हाल होगा जो मोहसिन नकवी ने 2024 में क्रिकेट का कर दिया है। और इसके साथ साथ मियां शहबाज शरीफ साहब ने बिलावल भुट्टो साहब का फ़ोन किया और बिलावल भुट्टो साहब ने कोई नए चैप्टर खोल दिए। ये नए चैप्टर्स कौन से हैं ये भी हम आपको आज के वीलॉग में बताएंगे। और यूट्यूबर्स के बाद अब टिकटॉकर भी अपनी सीट बेल्ट बांध लें, क्योंकि पाकिस्तान ने अब टिकटॉक के ऊपर भी ठीक ठाक किस्म की पाबंदियों का आगाज़ कर दिया है। कैसे ये भी आपको इसी वीलॉग में बताया जाएगा। लेकिन वीलॉग की तरफ जाने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और ये जो बेल आइकन है इसको अब आप दबाएँ, ज़रूर दबाएँ। और क्योंकि यही वो मदद है, यही वो सपोर्ट है जो आप हमारी कर सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फ़ारूक अब्बास, न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, जंगल का कानून ये एक ऐसा लफ्ज़ है जो हम आपको अपनी दूसरी स्टोरी में बताने जा रहे हैं, लेकिन इससे मैं रिलेट कर रहा हूं अपनी पहली स्टोरी के साथ भी कि जो केपीके में हो रहा है वो कोई पाकिस्तान का कानून तो नहीं हो सकता, वो भी जंगल का ही कानून है। ये लोड शेडिंग के मामलात हैं क्या, ये धमकियाँ क्या दी जा रही हैं गंडापुर साहब की तरफ से, IMF के हवाले से उन्होंने क्या कह दिया है और कहा भी कुछ ऐसा है जिसका डायरेक्टली नुकसान पाकिस्तान को होने जा रहा है। ये सब कुछ है क्या, जानते हैं आज के व्लॉग में। अच्छा, ये जो लोड शेडिंग का इशू है ना, ये फ़र्क, पहली बात तो ये ज़हन में रखो कि पाकिस्तान के अंदर लोड शेडिंग नहीं है और बिजली पूरी प्रोड्यूस हो रही है, बल्कि जो हमारी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी है वो बहुत ज़्यादा है। 41,000 मेगावाट के करीब हमारी इंस्टॉल कैपेसिटी है, जबकि इस वक्त जो है ना 25-26 और बाज़ औक़ात 28,000 मेगावाट जो है पाकिस्तान को चाहिए होता है बिजली, और उसके मुताबिक हमारे पास बिजली पूरी है। इशू ये है कि केपीके के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं, बहुत सारे ऐसे फीडर हैं जहाँ पे लोग बिल नहीं देते। और ये पिछली गवर्नमेंट्स ने ये फ़ैसला किया था, बल्कि बड़ी दिलचस्प बात है, ये फ़ैसला इमरान खान साहब की गवर्नमेंट में हुआ था जब वो वफाक के अंदर उनकी गवर्नमेंट थी और परवेज़ खटक साहब वहाँ पे खैबर पख्तूनख्वा में चीफ मिनिस्टर थे। उस वक्त ये फ़ैसला हुआ था कि जिस फीडर पे मैक्सिमम लोग बिल नहीं दे रहे वहाँ पे लोड शेडिंग कर दी जाए और वहाँ पे उन फीडर्स को बंद कर दिया जाए, ताकि लोगों को थोड़ी सी हीट फील हो और फिर आके वो वापटा के साथ निगोशिएट करें और वापटा लोगों को मोटिवेट करे कि जनाब आपका इशू नहीं, आपके हमसाये का इशू है। आप उस हमसाये से पूछेंगे उसने कुंडा क्यों लगाया हुआ है, आप उस हमसाये से पूछेंगे वो बिल क्यों नहीं दे रहा, आप उस हमसाये से पूछेंगे वो बिजली चोरी क्यों कर रहा है। क्योंकि जब आप उसको नहीं रोकते तो अल्टीमेटली आपको भी इसका नुकसान होता है। और अगर आप ये कहते हैं कि आपका फीडर ऑन कर दिया जाए तो हम फीडर ऑन कर देते हैं, लेकिन उसका नुकसान ये होगा कि जो लोग बिजली चोरी कर रहे हैं उनके पैसे भी आपको अदा करने पड़ जाएंगे, क्योंकि हम तो आपके मोहल्ले के ऊपर वो डिस्ट्रीब्यूट करके आपको बिल भिजवा देंगे। तो अब अगर आपके लिए काबिल कबूल है तो हम ये कर देते हैं। ये फैसला इमरान खान साहब के दौर में हुआ था और उस दौर में बिजली खैबर पख्तूनख्वा के अंदर बंद होनी शुरू हुई थी और वहाँ पे ठीक ठाक किस्म के प्रोटेस्ट होने शुरू हो गए थे। शायद आपको याद हो, वो परवेज़ खटक साहब का दौर था और परवेज़ खटक साहब उस वक्त भी वफाक के ऊपर एतराज़ करते थे, बल्कि वो कहते थे वापटा वाले बदमाशी कर रहे हैं। और वो खान साहब के साथ भी उनकी लड़ाई होती थी, क्योंकि वहाँ पर खैबर पख्तूनख्वा में ये मसला ठीक ठाक किस्म का उलझ गया था। अब वही प्रॉब्लम इस वक्त भी है कि खैबर पख्तूनख्वा में बहुत सारे ऐसी डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पे 100% लोग बिल नहीं देते। अब जो बिल नहीं दे रहे तो अब दो ऑप्शंस हैं कि वो जो बिजली चोरी हो रही है या जो लोग हट तरमी से बिल अदा नहीं कर रहे वो बिल जो है दूसरे लोगों पे डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाए और दूसरे लोगों से जेबों से पैसा निकाल के तो सरकारी ख़जाने में जमा करवा दिया जाए, क्योंकि सर्कुलर डेट बहुत ज़्यादा है। वो मुमकिन ही नहीं है पाकिस्तान के लिए, वापटा के लिए, मिनिस्ट्री के लिए एक मामला चला सके। और अगर वो नहीं है तो फिर उन इलाकों की बिजली बंद की जाए कि जहाँ से बिल वसूल नहीं हो रहा। तो इस वक्त भी वापटा यही कर रहा है। पेशावर के 10 फीडर्स हैं जिनके अंदर लोड शेडिंग ज़्यादा होती है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जितना बिल आ जाता है उतनी बिजली उनको मिल जाती, और जब वहाँ पे लोग नहीं बिल अदा करते तो वो फीडर ज़ाहिर है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो वहाँ पे जो फजल अलाई उनके MP है, मैं माफ़ी चाहता हूँ पिछला जो वीलॉग था उसमें मैं उनको MNA कह गया, जो मेरी गलती है। तो बहरहाल जो फजल अलाई साहब हैं उन्होंने कल रात 11 बजे इस तरह किया कि अपने लोगों को लिया और जाके वो जो पेस्को है उसके दफ्तर चले गए और वहाँ जाके उन्होंने फीडर्स ऑन कर दिए 10 के 10 और फिर वहाँ पर चारपाइयाँ डाल के सब लोग बैठ के और उन्होंने वापटा के एहलकारों से कहा कि आप इन फीडर्स को बंद नहीं कर सकते। जो जितनी देर वो वहाँ पे बैठे रहे उसमें कुछ 27 लाख रुपए की बिजली जो थी उन फीडर्स पे चली गई। अब वो 27 लाख रुपये जो है ज़ाहिर वापटा ने वसूल करना है। उस पर FIR हुई, वापटा की तरफ से हुई FIR, लेकिन फजल अलाई साहब का नाम पुलिस ने शामिल ही नहीं किया उसके अंदर। उसकी वजह यह थी कि खैबर पख्तूनख्वा के अंदर गवर्नमेंट जो है वो गंडापुर साहब की, गंडापुर साहब ने स्टैंडिंग आर्डर जारी किए हुए हैं कि वापटा के किसी दरख्वास्त पे, वापटा के किसी हुक्म पे किसी के ख़िलाफ़ आपने FIR नहीं करनी। और हमारे MP और हमारे MNAs और हमारे जो ऑफिस बैरियर्स हैं
उनके नाम तो बिल्कुल किसी FIR में आने ही नहीं चाहिए, तो FIR में उनका नाम नहीं आया। और उसके बाद फजल अली साहब कल फिर दोबारा चले गए, और वो जब गए दिन के वक्त, और उन्होंने फिर वो 10 फीडर्स ऑन कर दिए क्योंकि वापटा ने बंद कर दिए थे, तो वहाँ पे MPs और MNAs ये कर रहे हैं। अब गंडापुर साहब का ये ऐलान है कि जी हमें तो 12 घंटे बिजली अनइंटरप्टेड चाहिए, तो 12 घंटे चले है राज़ी हो गए। अगर 24 घंटे कह देते तो क्या बिगाड़ा जा सकता था उनका। लेकिन अब दो ऑप्शन है ना सर, एक ऑप्शन तो ये है कि ठीक है जी आप खैबर पख्तूनख्वा के हर शख्स को फ्री बिजली दे दें, मैं कहता हूँ दे दें, लेकिन अब उसके पैसे कौन अदा करेगा? क्या उसके पैसे गंडापुर साहब अदा करें? और अगर गंडापुर साहब पैसे अदा कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर वो पैसे अदा नहीं करते तो फिर मेरा ख्याल है गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को वो जो उनका रेवेन्यू है, और आपने अगर वो शेयर उनको देना है NFC अवार्ड के तहत, तो आप उनमें से शेयर्स में से पैसे काट लें, पैसे काट के आप वापटा को दे दें, और उन्हें कहिए ठीक है आपकी बिजली फ्री है, देते रहें आप, और हम आपके पैसे काटते रहेंगे, और उसमें से जितने पैसे आपके बच जाएंगे आपको देते रहेंगे, और बाकी जो पैसे हम सरकारी खजाने में जमा करवा देंगे या फिर वापटा को अदा कर देंगे, क्योंकि अब तो सारी की सारी बिजली जो है वो ज़ाहिर प्राइवेट प्रोड्यूसर्स पैदा कर रहे हैं, तो उनको अदा कर दिया जाएगा। और साथ साथ जो कुछ अगर उनका क्लेम है जी कि हमारे आपने 1500 अरब रुपए देने हैं, तो उसमें कुछ पैसे एडजस्ट करे वफाक के पास, तो यही ऑप्शन है। ठीक है। और अगर ये ऑप्शन वफाक एक्सप्लोर नहीं करता तो फिर यही है कि आप खैबर पख्तूनख्वा की बिजली बंद कर दें, बाय हुक एंड क्रूक आप बिजली बंद करें, फिर खैबर पख्तूनख्वा के पास यही ऑप्शन रह जाएगा कि सारे लोग आ जाएं यहाँ पे आके खुद ही स्विच चला लें, अगर वो खुद स्विच चला सकते हैं तो ठीक। ये बड़ी ज़्यादती है फ़र्क के हम सब बिल दे रहे हैं, पंजाब के लोग बिल दे रहे हैं, सिंध के लोग बिल दे रहे हैं, बलूचिस्तान का आधे से ज़्यादा हिस्सा जो है बिल दे रहा है, लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अगर बिलों का इशू है तो आप जो गवर्नमेंट है वो बजाय इसके कि बिल वसूल करे, वो उसके बजाय जो बाकायदा रिवोल्ट कर रही है, बगावत कर रही है, और उसने अपने लोगों को सामने खड़ा कर दिया और साथ ये कह दिया कि जी 12 घंटे तो बिजली यहाँ पे ऑन रहेगी और कोई शख्स इस 12 घंटे इस बिजली को बंद नहीं कर सकता। साथ साथ वो ये कह रहे हैं कि जो स्विचेस पे हम कब्जा कर लेंगे, वो स्विचेस पे कैसे कब्जा करेंगे? नेशनल ग्रिड है, कोई नेशनल ग्रिड ये तो नहीं है ना कि आपके पास स्विच है उसका आप ऑन कर दें या ऑफ़ कर दें, और अगर आज आपने ऑन ऑफ कर भी दिया तो दूसरे सूबे भी हैं, वफाक भी है, वो आपके कौन कौन से स्विच ऑफ नहीं करेगा। जब वो स्विचेस ऑफ करेंगे तो फिर आपके लिए मसाइल पैदा हो जाएंगे। ये धमकी उन्होंने ऑलरेडी दी है, ये इस लेवल तक तो बात ठीक है, लेकिन उससे वो आगे निकले हैं। कल उन्होंने कहा कि मुझे वज़ीर-ए-आज़म ने खुद फ़ोन करके कहा था कि IMF के साथ हमारे मुज़ाकरात चल रहे हैं, तो इस मामले में आप हमारे साथ बाकायदा चलें ताकि पाकिस्तान का जो IMF का जो इशू है वो हम हल कर सकें, नहीं तो पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा। तो उन्होंने अब ये पब्लिकली कहा कि मुझे ये प्राइम मिनिस्टर ने फ़ोन करके ये कहा था, और अब मैं IMF को शिकायत लगाऊँगा कि इन लोगों का काम ये है कि ये हमसे टैक्स लेते रहते हैं लेकिन उसके मुकाबले में देते कुछ नहीं। यानी बिल्कुल ऐसे लग रहा है जैसे वो खैबर पख्तूनख्वा को किसी और मुल्क की शक्ल में देखना चाह रहे हैं, या वो ये महसूस कर रहे हैं कि खैबर पख्तूनख्वा कोई और मुल्क है, और ये जो वफाक है ये कोई और मुल्क है, ये कोई ऐसी पावर है जो इनसे टैक्स वसूल कर रही है और जवाब में उनको कुछ दे नहीं रहा। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने फिर बगावत का ऐलान कर दिया, फिर आपने अलहदगी का ऐलान करना शुरू कर दिया, जो इंतहाई अफसोसनाक सूरत हाल है कि पाकिस्तान को आप इस तरह ब्रेक करना चाहते हैं। मेरा ख्याल है ये इशू है, इसमें कोई शक नहीं है, बिजली का इशू है, बिजली बहुत महंगी है, लेकिन जब तक पूरा पाकिस्तान नहीं बैठेगा, सारी गवर्नमेंट्स बैठ के ये फैसला नहीं करेंगी कि हमने बिजली को सस्ता कैसे करना है, हमने ये कैसे इंश्योर करना है कि हर शख्स जो बिजली जला रहा है, इस्तेमाल कर रहा है, वो बाकायदा बिल दे, लाइन लॉसेस जो हैं उसको कम करें किसी न किसी तरीके से, और फिर उसके साथ डिस्ट्रीब्यूशन जो है उसको बेहतर बनाएं, तो तभी जाके ये मसला हल हो सकता है। डिस्ट्रीब्यूशन पुअर होगी, लाइन लॉसेस ज़्यादा होंगे, बिजली की प्रोडक्शन की कास्ट ज़्यादा होगी, और साथ साथ सर्कुलर डेट होगा, तो आप जो मर्ज़ी कर लें अल्टीमेटली आपको ये बिल जो है ना मज़ीद बढ़ाने पड़ेंगे। तो गंडापुर साहब को वफाक के साथ बैठ के, बाकी सूबों के साथ बैठ के कम से कम जो इलेक्ट्रिसिटी है उसकी एक नेशनल पॉलिसी ज़रूर बनानी चाहिए, उसी से ये पाकिस्तान चल सकेगा, वरना ये क्राइसिस ये बढ़ता चला जाएगा। और अगर IMF एक बार पाकिस्तान आ गया और उसने बिजली को भी मॉनिटर करना शुरू कर दिया, उसने कहा कि सूबों को आप पैसे देना शुरू कर दें, तो फिर आप एक नई ईस्ट इंडिया कंपनी पाकिस्तान के अंदर बिठा लेंगे, और वो ईस्ट इंडिया कंपनी फिर इस पूरे मुल्क को खा जाएगी। तो अगर आप ये चाहते हैं तो बिल्कुल ठीक है, आगे बढ़ें। ठीक है, इसमें जोई साहब मैं एक चीज़ समझना चाह रहा हूँ थोड़ी सी आपसे, कि एक साइड पे कहते हैं जी अवैस लगारी साहब के खिलाफ FIR करवा देंगे, कहते हैं जी कि इस हुकूमत को हम धक्के दे के निकाल देंगे। दूसरी साइड पर आज मोहसिन नकवी साहब का रब्ता हुआ है गंडापुर साहब से, और ये बात हुई है कि 2 दिन में बैठ के इस मामले को हल करने की कोशिश की जाएगी और इसे रिजॉल्व इस तरह करेंगे कि गलतफहमी आपस में दूर की जाएंगी। तो बेसिकली ये है क्या, ये मामला रिजॉल्व करना चाह रहे हैं गंडापुर या नहीं करना चाह रहे हैं? 2 चीज़ें हैं, एक तो गंडापुर साहब अपनी पब्लिक को मुतमईन करना चाहते हैं क्योंकि वो पूरा खैबर पख्तूनख्वा सूबा, फिर उसके साथ साथ जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स हैं, जो वोटर्स हैं, वो बड़े शिद्दत पसंद है,
और उनको इस टाइप की चीज़ें बढ़ बड़ी अच्छी लगती हैं। तो मेरा ख्याल है गंडापुर साहब, मैं बाज़ औक़ात मुझे महसूस होता है कि वो गंडासा हाथ में पकड़ के अपने लोगों को मुतमईन कर लेते हैं कि जनाब फिक्र ना करें, मैं आपके साथ हो रहे हैं, कैसी तैसी। और वो जो नफ़रत है लोगों को इनके ख़िलाफ़ होनी चाहिए, उसको वफाक की तरफ धकेल देते हैं। जबकि अब देख लें, ईद गुजर गई है और वहाँ पे जो अलाशें बिखरी पड़ी हुई हैं पेशावर के अंदर, वो तो उन्होंने साफ़ नहीं की। और कल जो अज़मा बुखारी साहबा ने कहा है वो बात ठीक है कि आप सबसे पहले सफाई तो करवा लें अपने शहर की, वो काम नहीं कर रहे। गंडापुर साहब कोई काम नहीं कर रहे पिछले 100 दिनों में। मरियम नवाज है, चले उन्होंने कुछ ना कुछ किया तो है ना, रोज़ाना की बुनियाद पे कोई प्रोजेक्ट इसे उसका फीता ही काट रही हैं, काट तो रही हैं ना। साहिवाल हॉस्पिटल जाके वो गलती कर रही हैं, डॉक्टरों को गिरफ्तार कर रही हैं, लेकिन कर तो रही हैं, कुछ ना कुछ करती हुई नज़र तो आ रही हैं। ये तो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, ये सिर्फ सुबह उठते हैं और एक बयान दाग देते हैं कि मैं वफाक को नहीं छोड़ूंगा, मैं गवर्नमेंट को निसा दूंगा, गवर्नमेंट को भगा दूंगा, गवर्नमेंट को फारिग कर दूंगा। और उसके बाद ये है कि ये फॉर्म 47 की गवर्नमेंट है। और फिर जब मौका मिलता है तो इस्लामाबाद में आके प्राइम मिनिस्टर के साथ मुलाकात करते हैं और साथ 4 चीफ मिनिस्टर्स एक प्राइम मिनिस्टर के साथ तस्वीरें खिंचवाते हैं, जिसमें गंडापुर साहब मूँछों को ताऊ दे के और तेल लगा के खड़े होते हैं और उसके बाद वापस चले जाते हैं। अब ये बेसिकली अपने लोगों को मुतमईन कर रहे हैं। और मेरा नहीं ख्याल कि कोई इतने सीरियस हैं कि हम ये चढ़ जाएंगे वफाक के ऊपर, ये कर जाएंगे। मेरे ख्याल साथ साथ इमरान खान साहब को भी दिलासा दे रहे हैं कि फिक्र ना करें, आपने बड़ा ठीक फैसला किया है, मैं एक ज़बरदस्त किस्म का चीफ मिनिस्टर हूँ जो आपको जेल से छुड़ा के लेकर जाएगा। तो वो दोनों को मेरा ख्याल है थोड़ा सा चक्कर दे रहे हैं, अपने आवाम को और इमरान खान साहब को। ठीक है। अब नाज़रीन चलते हैं अपनी दूसरी स्टोरी की तरफ। जंगल का बादशाह कौन है स्टोरी में? ये एक दिलचस्प कहानी है। एक ट्वीट आया इमरान खान साहब की जानिब से। ट्वीट में उन्होंने मोहसिन नकवी साहब को लताड़ के रख दिया। मोहसिन नकवी साहब के खिलाफ बहुत सख्त अल्फाज इस्तेमाल किए। कहा है कि ये वही हैं जिन्हें मिस्टर 10% मतलब आसिफ जरदारी साहब को मुखातब कर रहे हैं कि वो उन्हें अपना बेटा कहते हैं। पाकिस्तान क्रिकेट का जो हाल हुआ है मोहसिन नकवी साहब ने किया है। अभी जो कुछ हो रहा है ये मोहसिन नकवी साहब कर रहे हैं। और मोहसिन नकवी साहब को जो वजारतें मिली हैं ये किसी इनाम में मिली हैं। और जंगल का बादशाह यहाँ कौन है जो तमाम ये डोरियां हिला रहा है, वो क्या कर रहा है, किस हवाले से कर रहा है, ये तमाम चीज़ें जानते हैं जावेद चौधरी साहब। अब वो देखें, वो बेसिकली मोहसिन नकवी साहब को सामने रख के ना डरा रहे हैं। और इमरान खान साहब का सिर्फ एक ही मुतालबा है कि इस्टेब्लिशमेंट या जनरल आसिम मनीर साहब जो है इनसे रब्ता करें, मेरा फ़ोन तो उठाएं, बस ये मामला है। और वो हर बार कोई भी क्राइसिस हो तो उसे जनरल आसिम मनीर साहब के खाते में डाल के फिर उनसे एक दरख्वास्त करते हैं कि जी पाकिस्तान के हालात बड़े ख़राब हैं और इनको ठीक करने का एक ही तरीका है कि आप हमारे साथ बात करें। अभी जो मोहसिन नकवी साहब के ख़िलाफ़ उन्होंने एक लंबी चौड़ी जो उन्होंने ट्वीट की है, उसका मकसद यही है कि जो क्रिकेट टीम ने बेड़ा गर्क किया है वो सारे का सारा मोहसिन नकवी की वजह से हुआ है। जबकि अगर आप इससे पहले ज़का अशरफ साहब के दौर में चले जाएँ, इनसे पहले जो चेयरमैन थे, वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की टीम के परखचे उड़ गए थे इंडिया के अंदर। ऐसी बर्बाद हुई टीम के हम मुँह दिखाने के काबिल नहीं हुए थे। जबकि मोहसिन नकवी का जो दौर है उससे ज़्यादा बुरा नहीं है, ठीक, लेकिन उन्होंने वो भी मेरा ख्याल है मोहसिन नकवी साहब के खाते में डाल दिया। मेरा ख्याल है जो पिछले 10 साल की अगर हिस्ट्री निकालें हम क्रिकेट की, तो सबसे जो अच्छा दौर था वो नजम सेठी साहब का दौर था। नजम सेठी साहब ने क्रिकेट को रिवाइव भी किया। PSL जो उनका ब्रेन चाइल्ड था, उन्होंने पाकिस्तान के अंदर टीमें बना के और उसके पीछे सरमाया लगा के बहुत सारे लोगों को उनके पीछे खड़ा करके बाकायदा क्रिकेट को रिवाइव किया पाकिस्तान के अंदर। और फिर एक ऐसी टीम बनाई जो आपको इंटरनेशनल लेवल पे लड़ती हुई भी नज़र आती थी, खेलती हुई भी नज़र आती थी। लेकिन उसके बाद जितने भी फैसले हुए, जब इमरान खान साहब आए तो उनके दौर में आप देख लें, जब इमरान खान साहब चले गए तो उस ज़माने में आप देख लें, फिर जो केयर टेकर गवर्नमेंट आई उस ज़माने को देख लें, फिर उसके बाद जो ये नई गवर्नमेंट आई उसके बाद आप देख लें, जहाँ पर भी आपको नज़र आएगा आपको क्रिकेट बर्बाद होती हुई नज़र आएगी। लेकिन मेरा ख्याल है आज भी अगर आप नजम सेठी को दोबारा लगा दें तो वो जैसे तैसे इस टीम को दोबारा खड़ा कर देंगे। उनके अंदर एक मैनेजरियल कैपेसिटी है, वो एक बहुत अच्छे मैनेजर हैं, बहुत ही अच्छे लीडर हैं। और इस मामले में मेरा ख्याल है क्रिकेट नहीं आता उनको, वो प्लेयर नहीं है, लेकिन उन्हें मामलात को सेटल करना चलाना उनको आता है। और मोहसिन नकवी जो है ना, इसके अंदर भी बड़ी एबिलिटी है। अगर आप इसको मौका देंगे तो ये कुछ ना कुछ दिनों में आपको कुछ ना कुछ करता हुआ नजर आएगा। सिर्फ 100 दिन हुए हैं उसको, 100 डेज हुए हैं अभी बाबुशर, और आपने सारी नाकामियाँ उसके खाते में डाल दिया। अब क्योंकि ताज़ा कौम को तकलीफ हुई है, डस पड़ी है, लोग ज़रा थोड़े से परेशान हैं, तो इमरान खान साहब ने मोहसिन नकवी साहब को सामने रख के फौरी तौर पर जनरल आसिम मनीर साहब की तरफ एक गेंद फेंक दी है या उनकी खिड़की के ऊपर एक रोड़ा मार दिया और साथ उनसे कहा है कि देखें जी, अगर आप हमारे साथ बात नहीं करेंगे तो पाकिस्तान का या पाकिस्तान की इकॉनमी का वही हाल होगा जो 2024 में मोहसिन नकवी की वजह से क्रिकेट का हाल हुआ है। तो वो हर चीज़ को जोड़ देते हैं किसी न किसी डिज़ास्टर के साथ। अगर कल बिजली बंद हो जाएगी तो वो फौरी तौर पर जनरल आसिम मनीर साहब से कहेंगे कि देखें, ये अवैस लगारी ने जिस तरह पाकिस्तान की बिजली का बेड़ा गर्क किया है, बिल्कुल मुल्क का ऐसे बेड़ा गर्क हो रहा है, आप फौरी तौर पर हमसे रब्ता करें।
तो या अगर आटा गायब हो जाएगा या आटा सस्ता हो जाएगा, जैसे कि अब आटा सस्ता हुआ है, गंदम थोड़ी सी उसकी क्राइसिस हुआ है, तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये कह रहे हैं कि देखें जी इन्होंने किसान को रोल दिया। भाई अगर आटा सस्ता करना है तो किसान तो रोलेगा, किसान का प्रॉफिट तो कम होगा। अगर आप चाहते हैं कि उसका प्रॉफिट भी वही रहे और साथ रोटी भी सस्ती हो जाए तो कैसे मुमकिन है ये? तो कोई ना कोई तो रोएगा ना, या आवाम रोएगी या फिर किसान रोएगा या ज़मींदार रोएंगे बड़े। तो आपके पास ऑप्शंस क्या हैं? या तो फिर पूरे 25 करोड़ लोगों को रोने दें या फिर एक तबके को रोने दें और उस तबके को कहें कि भाई आप आटा गंदम तो पैदा करो लेकिन उसके साथ साथ कोई ऐसी क्रॉप भी लगाओ जिसके आपको पैसे ज़्यादा मिल सकें, जिससे आप बैलेंस हो सकें। लेकिन अगर आप कहेंगे कि नहीं जी किसान को तो हंसता हुआ देखना है, तो ये फिर 25 करोड़ लोग जो इस मुल्क में 1 अरब रोटियां रोज़ाना खाते हैं तो उनको तो महंगी रोटी मिलेगी, फिर नान महंगा मिलेगा। लेकिन इमरान खान साहब का कमाल ये है कि वो अलफ इस साइड पे हो या अलफ इस साइड पे हो, बस उन्होंने कोई ना कोई गुंजाइश निकालनी होती है अपनी और वो गुंजाइश जो है वो उन्होंने बाकायदा निकाल ली है और साथ उन्होंने जनरल आसिम मुनीर साहब को शुरू कर दिया, क्योंकि उनके ज़हन में एक ही है कि एक ही बंदा है जो इस वक्त डटा हुआ है, जो अड़ा हुआ है। जिस दिन वो थोड़ा सा नीचे आ गया या उससे मेरे साथ गुफ्तगू शुरू कर दी तो मेरी मुसीबतें ख़त्म हो जाएंगी। वज़ीर आज़म ने बिलावल भुट्टो को एक कॉल की, लेकिन ये कॉल उन्हें बहुत महंगी पड़ गई। कॉल तो उन्होंने की थी ईद की मुबारकबाद देने के लिए, लेकिन आगे से काफ़ी खरी खरी सुननी पड़ गई। ये क्या स्टोरी है जानते हैं? वो मियाँ शबाशी साहब ज़ाहिर है पुराने सियासतदान हैं, तो ईद के मौके को वो हर तरह इस्तेमाल करते हैं। उन्होंने सब लोगों को फ़ोन किया, अपने सियासी हरीफों को भी सिवाय इमरान खान साहब के, और बाकी दोस्तों को भी उन्होंने फ़ोन किए, को पुराने जो सियासी उनके इत्तेहादी उनको भी फ़ोन किए, तो बिलावल भुट्टो साहब को भी फ़ोन कर दिया उन्होंने ईद मुबारक का। तो बिलावल भुट्टो साहब बड़े तैयार बैठे हुए थे, तो उन्होंने उनसे कहा कि जनाब ठीक है ईद मुबारक तो सही है, आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे इस काबिल समझा, लेकिन अगला सवाल ये है कि जो बजट के अंदर जो आपने हमसे वादे किए थे वो तो पूरे करें पहले। तो उन्होंने साथ ही अपना जो बजट का चैप्टर था वो खोल लिया और मियाँ शबाशी साहब के लिए अपनी जान बचाना मुश्किल हो गया। उन्होंने कहा आएँ बाएँ शाएँ की, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि उनकी जो आएँ बाएँ शाएँ हैं वो बिलावल भुट्टो साहब ने कुछ सुनी होगी। और उस पर ज़ाहिर है शहबाज साहब का एक अपना स्टाइल है, वो जज्बाती होकर कहते हैं कि बस इस वतन अजीज़ को हमारी ज़रूरत है और आपकी ज़रूरत है और लहू देना पड़ा तो लहू देंगे और आप फिक्र ना करें, कोई दकीका फ़रोग गुजाश्त नहीं करेंगे, इस तरह करके एड़ियाँ रगड़ के तो यहीं से हमने चश्मा निकाल लेना है। तो उन्होंने एक तकरीर की उसके जवाब में, लेकिन बिलावल भुट्टो जो है ज़ाहिर है उनको अंदाज़ा है कि मेरी सियासत का दारोमदार इस बजट के ऊपर है। ठीक है, तो वो चाह रहे हैं कि गवर्नमेंट से कुछ ना कुछ मनवा लें। गवर्नमेंट ने ये सारा मामला जो रावलपिंडी की तरफ धकेल दिया हुआ है कि आप जाने, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जाने, बजट जाने और औरंगज़ेब साहब जाने, क्योंकि ये जो कप ऑफ टी है ये मियाँ शबाशी साहब का कप ऑफ टी तो है नहीं। उन्होंने कहा जी अब ये आपने ही काम करना है, तो जिनसे कहा हुआ है वो जिम्मेदारी निभाएंगे, क्योंकि बजट तो पास होना है। बजट अगर पास नहीं होता तो फिर पाकिस्तान तो डिफ़ॉल्ट कर देगा, खुदा न खास्ता। इकनॉमिकली हम बड़े कमज़ोर हो गए हैं और यही वजह है कि इस मजबूरी का फ़ायदा बिलावल भुट्टो साहब भी उठा रहे हैं और गंडा भुट्टो साहब भी उठा रहे हैं। उनको पता है कि पाकिस्तान माशी तौर पे कोई इतना स्टेबल नहीं है, तो दोनों जो है इस कूज़े को फुटबॉल की तरह खेल रहे हैं। कोई एक तरफ से हिट मार रहा है, कोई दूसरी तरफ से ठोकर मार रहा है उसको, और मुझे ख़तरा है कि कहीं कूज़ा टूट ना जाए। बहरहाल इन सबको बैठ के कहीं ना कहीं मामला को सेटल करना पड़ेगा। तो मियाँ शबाशी साहब को ये जो ईद मुबारक है थोड़ी सी महंगी पड़ी है, क्योंकि दूसरी तरफ से कोई इतनी वार्मनेस का इजहार नहीं किया गया था। ठीक है नाज़रीन, हमारा अगला टॉपिक, बहुत सी ऐप्स आप यूज़ करते होंगे। पाकिस्तान में सोशल मीडिया का दौर दौरा है, पूरी दुनिया के अंदर एक रेवोल्यूशन आया हुआ है और इसमें सबसे बड़ी ऐप जो पिछले कुछ दिनों में साबित हुई है वो है टिकटॉक। अब टिकटॉक के हवाले से पाकिस्तान में क्या हुआ है आपको बताने जा रहा हूँ कि अब टिकटॉक पाकिस्तान में गवर्नमेंट की मर्जी से चलेगा। खबर है जी, पाकिस्तान गवर्नमेंट की कंप्लेन पे टिकटॉक ने 93.5% 93.5% मतनाज़े मवाद जो पाकिस्तानी गवर्नमेंट की नज़र में मुतनाज़े था वो हटा दिया है। क्या स्टोरी? अब टिकटॉक जो ज़ाहिर है चाइनीज़ वेबसाइट है, आपको पता ही है, चाइनीज़ सोशल मीडिया का प्लेटफॉर्म है, पाकिस्तान के अंदर बहुत पॉपुलर है। इसके अंदर टिकटॉकर्स जो हैं वो छोटी छोटी क्लिप्स बनाते हैं, उसके पीछे गाने लगाते हैं, कोई ना कोई मज़ाहिया किस्म की चीज़ क्रिएट कर देते हैं। वायरल बहुत होता है और इतना ज़्यादा वायरल होता है कि इनके मुकाबले में इंस्टाग्राम है या फेसबुक है या फिर इवन व्हाट्सएप है, फिर यूट्यूब है, वो इनका मुकाबला ही नहीं कर सकते सारे मिल के भी। पाकिस्तान के अंदर टिकटॉक बहुत पॉपुलर है और उसकी बुनियादी वजह यह है कि इन्होंने एक टाइम पे, बड़े राइट टाइम पे एक राइट फैसला किया कि जो व्यूअर्स हैं उनका जो टाइम स्पैन है उसको कम कर दें, 10 सेकंड तक ले आएँ और मौका दें लोगों को कि वो ऐसा मवाद क्रिएट कर लें कि जिसको फौरी तौर पर फॉरवर्ड किया जा सके। ठीक, तो उससे टिकटॉक ज़ाहिर बहुत पॉपुलर होगी पाकिस्तान में। और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को सबसे ज़्यादा अगर किसी ने नुकसान पहुँचाया है तो टिकटॉक है।
बिल्कुल। आप इसके अंदर देख लें, मियाँ शहबाज शरीफ साहब के देख लें, आप मरियम नवाज साहबा के क्लिप भी देख लें, मियाँ नवाज शरीफ के देख लें, मौलाना फजलुर रहमान साहब के देख लें, महमूद अचकज़ई के देख लें, और इसके साथ साथ ख्वाजा आसफ़ है, फिर उसके बाद एहसन इकबाल है, फिर ये इसहाक डार साहब हैं। आप किसी बंदे का नाम ले रहे हैं, आपको ऐसा लगेगा कि टिकटॉक के ऊपर उनकी को 1 अरब के करीब उनके बारे में कुछ ना कुछ वीडियोस हैं, और हर वीडियो बड़ी खौफनाक है, लीथल है, जिसको आगे से आगे लोग फॉरवर्ड करते रहते हैं। और इसी तरह जो एंकर्स पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पसंद नहीं है, उनके खिलाफ भी ये कार्रवाई चलती रहती है। और ये आप याद रखिएगा कि ये जो वीडियोस बनाई जाती हैं ये ऐसे रैंडमली बनते हैं, इसके लिए बाकायदा सरमाया इस्तेमाल किया जाता है। ज़ाहिर है पूरा आपको सिस्टम चाहिए, आपके पास एक एडिटिंग सिस्टम चाहिए, और फिर उसके बाद आपने वीडियो रिकॉर्ड करनी है, वीडियो रिकॉर्ड करके फिर आपने उसके ऊपर वो करना है। वो कुछ टिकटॉकर्स हैं जो फौरी तौर पर रैंडमली बना लेते हैं, लेकिन वो और लोग हैं। लेकिन ये जो पॉलिटिकल कंटेंट है ये बाकायदा डिज़ाइन करके बनाया जाता है। ऐसा नहीं है कि किसी ने फौरी तौर पर उठा और उसने इकट्ठा किया और उसका बगैर लो जी बिस्मिल्लाह, ऐसा नहीं है। ठीक है। और उसको बाद फिर ये टिकटॉकर्स को दिया जाता है, टिकटॉकर फिर उसको ज़ाहिर है उसके ऊपर चढ़ा देते हैं अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर, फिर उसको वायरल किया जाता है, और वो इतना वायरल होता है कि वो डैमेज करता है। तो अब क्योंकि प्राइम मिनिस्टर साहब और उनकी टीम चाइना गई थी, और वहाँ पे उन्होंने ज़ाहिर है चाइनीज़ गवर्नमेंट को एतमाद में लिया है। और ये याद रखें कि पाकिस्तान के जो इदारे हैं उन्होंने पिछले 2 साल में बड़ा काम किया इस पर। उन्होंने बाकायदा बहुत ज़्यादा मवाद, बहुत सारे ऐसी वेबसाइट्स और बहुत सारे ऐसे अकाउंट्स ट्रेस कर लिए हैं जहाँ पे ये सब कुछ होता है। और इसीलिए उन्होंने फेसबुक को कंप्लेन की, इसीलिए उन्होंने यूट्यूब के ऊपर कंप्लेन की, फिर उन्होंने एक फायर वॉल बनाने का फ़ैसला किया जिसके ऊपर बड़ी इन्वेस्टमेंट हुई है। फिर इसके साथ साथ एक साइबर आर्मी बनी है जिसने इन सारी चीज़ों को देखा है। फिर कानून नया बन गया सर, जिसमें 30 लाख रुपये ठुक जाएगा जो भी बंदा आएगा। और साथ ही उन्होंने इस तरह किया कि टिकटॉक के साथ मिल के बैठ के ये मामला सेटल कर लिए। अब टिकटॉक ने उस पर 93.5% जो हैं मवाद जो एंटी गवर्नमेंट है, एंटी इस्टेब्लिशमेंट है, एंटी स्टेट है और एंटी पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, और उसके साथ साथ मज़हब का एलिमेंट है, वो सारे उन्होंने उतार दिए। तो लिहाजा उसके अंदर मज़हब का भी कंटेंट गया, फिर उसके साथ साथ जो पॉलिटिकल मवाद है वो भी गया, और उसके साथ साथ जो गवर्नमेंट और स्टेट और एस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ है वो भी क्या। ये जो जनरल आसिम मुनीर साहब का नाम बिगाड़ के कोई ना कोई वहाँ पे तैयार करके जो वायरल करते रहते हैं, मेरा नहीं ख्याल कि फ्यूचर में अब ये मुमकिन होगा, क्योंकि अब ये इसके ऊपर एक फ़िल्टर लग गया। अब टिकटॉक जो भी चीज़ यहाँ से टिकटॉक के ऊपर जाएगी वो फ़िल्टर से गुजर के जाएगी। और अगर हमारे एल्गोरिदम को, पाकिस्तानी एल्गोरिदम को अगर फ़ील हुआ, या हमारी फायर वॉल को ये फ़ील हुआ, या हमारी साइबर आर्मी को ये फ़ील हुआ कि इसका पाकिस्तान की सलामती को नुकसान हो सकता है, तो उसकी जो रेंज है वो बहुत ज़्यादा स्लो कर दी जाएगी, या फिर उस मवाद को उतार दिया जाएगा। और अगर नहीं उतारा जाएगा तो फिर फौरी तौर पे वो जो हद तक इज़्ज़त बिल पास हो गया हुआ है उसके तहत बंदे को कहा जाएगा आना पुत्र देना 30 लाख रुपये। तो जब वो जेल जाएगा ना टिकटॉकर, और वहाँ उसके साथ साथ 30 लाख रुपये उसको जुर्माना होगा, तो होश ठिकाने आ जाएंगे, ठीक हो जाए। तो अब पहले तो सिर्फ यूट्यूबर्स परेशान थे ना, अब मेरा ख्याल है उसमें टिकटॉकर्स को भी शामिल होना पड़ेगा। तो अब मेरी दरख्वास्त है टिकटॉकर्स से कि आप अपनी जो सीट बेल्ट है आप भी बांध लें, क्योंकि मामलात को इतने अच्छे नहीं रहे। और उसके साथ साथ इंस्टाग्राम के ऊपर जो कुछ कर रहे हैं ना आप, वो भी कुछ ज़्यादा अरसा अब चलने वाला नहीं है। ये गवर्नमेंट जो है बड़ी एक्टिव हो गई हुई है, और इससे लमिया पा के फेंटा लगा देना आपका मशहूर ज़माना जुमला फेंटा से इख्तिताम करते हैं। नाज़रीन, आपने आज का व्लॉग सुना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। एक रिक्वेस्ट आपसे ज़रूर कर रहा हूँ कि ये हमारा मुल्क है, इसे जंगल बनने से बचाइए, और खुदारा कुछ भी ऐसा ना कीजिए जो आपके मुल्क के ख़िलाफ़ हो। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।